Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 1st of February 2022, Tuesday. Motivation of the day is hold the vision, trust the process. In today's discussion, we are going to cover these articles, and if you see carefully, most of the articles are related to the economic survey of India. क्योंकि आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने मैक्सिमम न्यूज़ जो है मैक्सिमम न्यूज़ कवरेज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन को दी है, तो जितनी भी न्यूज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली आज के डिस्कशन में दैट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ना वी ऑल नो दैट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट for understanding the impact of past government decision, as well as it will guide the government for taking the right and apt decision इन अपकमिंग बजट। तो जितने भी मेजर आर्टिकल्स हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से ही रिलेटेड है। मैंने आर्टिकल्स को कंबाइन करने की कोशिश करी, जैसे कि पहला आर्टिकल इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड डेटा है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो भी डेटा है, फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड जो भी डेटा है, उसको एक आर्टिकल में कंबाइन करने की कोशिश करिए। इसके बाद मनरेगा यानी रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आर्टिकल्स हैं इकोनॉमिक सर्वे में या बिजनेस सर्वे ने जिसको कवर किया है, उसको हमने आर्टिकल नंबर 2 में डिस्कस किया है। इसके बाद बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर बैंक्स पर कोविड के इम्पैक्ट को लेकर के इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पब्लिश किए हैं, तो उसको भी बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज मेजर न्यूज़ related to economic survey, we will also cover some other important news that are related to India's GDP forecast, GST mop-up, resilient external sector, vaccination importance for Indian economy, as well as the impact of service sector and its growth in financial year 22। तो अब देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। फिस्कल स्पेस में अलाउ कैपेक्स पुश इकोनॉमिक सर्वे। सो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 that has been penned by our principal economic advisor Mr. Sanjeev Sanyal and his team. So this time economic survey not only did away with one of the volumes started by our former chief economic advisor Mr. Arvind Subramaniam, but also bereft the any big bang idea for the government. हालांकि अगर पिछले इकोनॉमिक सर्वेस को देखें तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे ने जितने भी सजेशन दिए हैं गवर्नमेंट को बिग बैंग आइडियाज़, चाहे वो जनधन से रिलेटेड हो, चाहे वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी प्रिंट करने से रिलेटेड के सजेशंस हों, जो भी पिछले इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए, ऐसा नहीं रहा कि गवर्नमेंट ने वो सारे सजेशंस एक्सेप्ट ही किए हैं। बट यस, all these types of big bang ideas or any big bang change or scheme or suggestion actually stir the debate on the policy making। तो इस बार ऐसा कोई बहुत बिग बैंग आइडिया इकोनॉमिक सर्वे में देखने को नहीं मिल रहा है एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आप बात करें बजट की, तो बजट से जस्ट एक दिन पहले दिस पर्टिकुलर सर्वे प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट अ fiscal space to ramp up the capital spending। So as per the recent economic survey, the government has enough fiscal space to ramp up the capital expenditure। हालांकि गवर्नमेंट का भी यही प्लान था कि इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने पर फोकस करेगी, और इसी पर्टिकुलर मूव को ये कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने कंफर्म किया है दैट गवर्नमेंट हैज़ एनफ फिस्कल स्पेस। अभी गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट के लिए बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मच रिक्वायर्ड देन widen fiscal deficit. Why? Because as per the economic survey, private investment recovery was still at its nascent state। तो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो अभी भी रिकवर या सकता है फुली रिकवर नहीं हुआ या प्री पैंडेमिक की स्टेज पर नहीं पहुंचा है। स्टिल इट इज its nascent stage, and in the same way it is also said there were the signals such as a number of private investment projects
under the implementation in manufacturing sector and companies hitting the record profit in the recent quarters. And that data indicated that India was poised for stronger investment. और इकोनॉमिक सर्वे का सीधा सीधा ये कहना है कि इस बार जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सपर्ट जो हैं वो गवर्नमेंट के रिवेन्यू कलेक्शन में स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देख रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू आ रहा है इट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ द फिस्कल स्पेस टू प्रोवाइड द एडिशनल सपोर्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर is increasing the private expenditure as well. So as per the economic survey, revenue receipts were up more than 67% in the first 8 months of financial year 22. तो पिछले साल के कंपैरिजन में 67% ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 22 में। और ये क्लियरली ये डेटा इंडिकेट कर रहा है दैट गवर्नमेंट has sufficient money to increase the capital expenditure. Apart from it, the government has parliament note for additional net spending of over 3 trillion. लेकिन अगर गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट से जो अप्रूवल मिला अगर उसके 3 ट्रिलियंस को देखा जाए तो दैट इज मोस्टली फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, not for capital expenditure. Revenue expenditure means meeting the short-term expenses. Capital expenditure is basically the long-term investment और long-term expenditures by government, जैसे कि infrastructure construction sector में जो investment होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज करने की बात इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, इन स्पाइट ऑफ सबड्यूड डोमेस्टिक डिमांड, द गवर्नमेंट कंजप्शन वाज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.6%, जो कि प्री कोविड के लेवल से भी ज़्यादा है। और एज़ पर द इकोनॉमिक सर्वे ये डेटा कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फिजिकल स्पेस है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने का। अपार्ट फ्रॉम इट, दिस इकोनॉमिक सर्वे हैज़ एंटिसिपेटेड 8.8% जीडीपी ग्रोथ रेट। और इकोनॉमिक सर्वे का ये भी कहना है कि इस बार फाइनेंशियल ईयर 23 में अप्रॉक्सीमेटली 8.8% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। इसके अलावा सप्लाई साइड अगर रिफॉर्म्स पर गवर्नमेंट ध्यान देती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज में कोविड की सेकेंड वेव ने और इवन थर्ड वेव जिसको हम ओमिक्रॉन भी बोल रहे हैं उसने सप्लाई साइड फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। सो दिस फाइनेंशियल ईयर 23 actually require more supply side reforms in order to achieve the growth rate of 8.8%. तो approximately 8 से 8.8% का GDP प्रोजेक्शन है फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट या सप्लाई साइड फैक्टर्स में रिफॉर्म लाती है तो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द और बेनिफिट द इकोनॉमी इन लॉन्ग टर्म। हालांकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात भी एक्सेप्ट करी है कि ये जो 8 to 8.5% और 8% का जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है दैट इज़ मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द ऑयल प्राइसेस। अगर इसी तरीके से ऑयल प्राइसेस बढ़ते रहे तो जो ये जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो कम हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, स्लैश हो सकती है। अगर आरबीआई की ग्रोथ फोरकास्ट देखा जाए तो आरबीआई ने इंडियन इकोनॉमी की फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट करी है दैट इज 7.3% की। तो इकोनॉमिक सर्वे ने आरबीआई से ज़्यादा ग्रोथ फोरकास्ट करी है फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, दे आर बीइंग मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। बट येस, एट अ one hand they have also cautioned about the increasing crude oil prices। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमारा जो मेजर इम्पोर्ट कमोडिटी है वो ऑयल है और ऑयल में अगर ज़्यादा खर्च होगा सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन आवर जीडीपी एज वेल। तो इकोनॉमिक सर्वे के जो ये प्रोजेक्शंस है अगर हम देखें तो ये आरबीआई से कम है, लेकिन आरबीआई से ज़्यादा है, लेकिन आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है 9% का उससे कम है ये जीडीपी फोरकास्ट। और इसी तरह हम अदर जो एजेंसीज़ हैं उनसे भी देख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक, इंडिया रेटिंग, एसबीआई रिसर्च, मूडीज़, इन सब से कंपैरिजन में अगर हम देखें तो
अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ग्रोथ फोरकास्टिंग है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की, बट येस दिस पर्टिकुलर ग्रोथ प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions. और अगर बेसिक assumptions की बात करें जिन पर ये ग्रोथ फोरकास्ट इकोनॉमिक सर्वे का बेस्ड है, सो दीज आर दैट देयर विल बी नो फर्दर debilitating pandemic related economic disruption. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट assumption जो कि अज्यूम करके ये 8.5% की ग्रोथ फोरकास्ट दी है इकोनॉमिक सर्वे ने, उसका इकोनॉमिक सर्वे का पहला assumption ये है कि अब ये जो पैंडेमिक, ऐसी डिस्ट्रप्टिव पैंडेमिक, डेबिलिटेटिंग पैंडेमिक की वेव दोबारा नहीं आएगी जो बेसिकली इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगी. Apart from it, a normal monsoon with a drawal of global liquidity by major central banks will be broadly orderly. And oil prices will be between the range of $70 to $75 a barrel, and a global supply chain disruption will steadily ease. So all these are the few assumptions. On the basis of these few assumptions, economic survey is anticipating 8.5% GDP growth forecast for Indian economy. लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक assumption से अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस भी इम्पैक्ट करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं इस रेंज के से ज़्यादा या कम, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन जीडीपी. And experts feel that these assumption will weigh on the economy in the year ahead. और कहीं ना कहीं ये जो assumption है जिन पर बेस्ड है इकोनॉमिक सर्वे का ग्रोथ प्रोजेक्शन, ये वेरी करेंगे. नॉर्मल मॉनसून, अनडिस्टरप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन, major central banks will be broadly orderly, global liquidity will be eased. All these factors are actually not in control of Indian economy. तो अगर इनमें चेंज होता है तो डेफिनेटली अब जो ग्रोथ फोरकास्ट है ये नंबर भी चेंज होगा. अपार्ट फ्रॉम इट, द स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू मीन्स द गवर्नमेंट हैज़ एनफ फिस्कल स्पेस टू प्रोवाइड द एडिशनल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ higher capital expenditure, as I discussed in the first news. This news article is also related to the capital expenditure by government into upcoming financial year. क्या बोला है इकोनॉमिक सर्वे ने? स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन रिवेन्यू इंश्योर्स एनफ फिजिकल स्पेस, जो कि हम पहले वाली न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं. तो इस न्यूज़ में बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ने ये आइडेंटिफाई किया है that in financial year 22 government has adopted the agile fiscal policy. Agile here means flexible fiscal policy approach, और जिसकी वजह से जो हेल्थ सेक्टर रहा वो भी रिकवर किया है. गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू कलेक्शंस हैं वो भी रिवाइव हुए हैं सो फार एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, एंड दिस हैज़ क्रिएटेड द हेड रूम फॉर टेकिंग अप द एडिशनल फिस्कल पॉलिसी. तो लास्ट ईयर की तो एजाइल फिस्कल पॉलिसी रही, फ्लेक्सिबल फिस्कल पॉलिसी रही, जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया इंस्टेड ऑफ having the higher fiscal deficit number. But yes, this year increased expenditure is actually leading to increase in the revenue, जो कि गवर्नमेंट को फर्दर एक हेड स्पेस प्रोवाइड कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में भी गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकती है इन ऑर्डर टू रिकवर और रिवाइव द इकोनॉमिक ग्रोथ. हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो रिकवरी थी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, वो फाइनेंशियल ईयर 22 में देखने को मिल गई है. दिस फाइनेंशियल ईयर 23 रिक्वायर द more revival and support so that economy can achieve its pre-pandemic level. हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं इस न्यूज़ को. तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जिस तरह से गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 22 में, दैट हैज़ मेंट द गवर्नमेंट विल कंफर्टेबली मीट्स इट्स टारगेट फॉर द ईयर while maintaining the support and ramping up the capital expenditure. तो जो 67% का रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक सर्वे पूरे तरीके से फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को फिलहाल के लिए गवर्नमेंट को अवॉइड करने के लिए कह रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज अ रिकवरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, वो भी रिलेटेड है इकोनॉमिक सर्वे से ही. कैपिटल स्पेंड रिवाइव्स इन क्वार्टर
3. So capital expenditure by union governments, by center government has revived in October and December quarter. It means quarter 3 of financial year 22 as per the economic survey. तो फाइनेंशियल ईयर 22 के अगर हम क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 को देखें तो इस ड्यूरेशन में, या हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट हाफ को अगर देखें तो फर्स्ट हाफ के ड्यूरेशन में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का वो रिड्यूस हुआ था यूनियन गवर्नमेंट का. बट क्वार्टर 3 आते आते देयर इज अ रिकवरी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर and data indicates that in October and December quarter governments or union governments capital expenditure has increased significantly. हालांकि पहले और दूसरे क्वार्टर में ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का रिड्यूस होता दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द imposed restriction by state government as well as the union governments on few part of the country. बट जिसका इम्पैक्ट क्वार्टर 3 आते आते रिड्यूस हो गया. तो क्वार्टर 3 आते आते गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया. ऑन द फिस्कल फ्रंट कैपिटल वाज रीस्ट्रेन्ड इन अप्रैल एंड जून क्वार्टर and the July and September quarter of financial year 21 as well. और यही सेम पैटर्न हमें फाइनेंशियल ईयर 22 में भी देखने को मिला. क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेबर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, कॉन्ट्रैक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, कंटामिनेशन जोन्स की वजह से, दोनों ही क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 में. लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 21 में गवर्नमेंट ने कई सारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, क्रेडिट गारंटीज इन स्कीम्स, एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस तरह के स्कीम्स लॉन्च करी. इसके बाद से क्वार्टर 3 में हमें फाइनेंशियल ईयर 21 में क्वार्टर 3 में हमें उन सारी स्कीम्स का इम्पैक्ट देखने को मिला. हालांकि सेकेंड वेव डेल्टा के आते आते फिर से क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 22 में हमें ये कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा. बट अगेन क्वार्टर 3 आते आते इंडियन इकोनॉमी ने फिर से रिकवरी स्टार्ट करी एंड देयर इज अ इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ क्वार्टर 3 इन फाइनेंशियल ईयर 22 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7. मनरेगा रिवर्स माइग्रेशन लिंक 10 years. सो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 22 ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, एक पॉपुलर नोशन जो कि हम कई बार हमने भी डिस्कस किया है न्यूज़ एनालिसिस में, जहाँ पर एक्सपर्ट्स का, इकोनॉमिस्ट का, पॉलिसी मेकर्स का ये कहना था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा भी बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, उस पर लोड बढ़ा इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन. जैसे ही गवर्नमेंट ने फर्स्ट लॉकडाउन इम्पोज किया था कोविड की फर्स्ट वेव में, तो उसकी वजह से हमें रिवर्स माइग्रेशन, बहुत ज़्यादा नंबर्स में रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला. एंड बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स माइग्रेशन द प्रेशर ऑन मनरेगा और द pressure of job demands on मनरेगा लाइक स्कीम्स और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ इंक्रीज्ड. ये कॉमन नोशन था जिसमें बोला गया था कि फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जो लेबर्स थे वो अपने अपने नेटिव प्लेस पहुंच गए, अपने अपने गांव पहुंच गए और अपने अपने नेटिव गांव प्लेस पहुंचकर, गांव पहुंचकर वहां पर उन्होंने मनरेगा के तहत जॉब डिमांड करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मनरेगा पर और अदर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा. तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर नोशन पर क्वेश्चन मार्क लगाया है. उसकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग latest work demand pattern for the scheme in financial year 22 shows that many migrant sources like states like West Bengal, Madhya Pradesh, Odisha, Bihar, ऐसे स्टेट जहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ ही के लेबर सबसे ज़्यादा रिवर्स माइग्रेट हुए हैं, इन सारे स्टेट्स का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो ये इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में जो लेबर, जो एम्प्लॉयमेंट डिमांड रही वो प्री पैंडेमिक के कॉरस्पॉन्डिंग लेवल यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 की डिमांड से कम है. यानी प्री पैंडेमिक में इससे ज़्यादा जॉब डिमांड थी मनरेगा में. तो
बेसिकली जो ये नोशन था कि रिवर्स लेबर माइग्रेशन हुआ, रिवर्स लेबर माइग्रेशन की वजह से जो लेबर्स थे वो मनरेगा में ज़्यादा जाकर जॉब डिमांड करने लगे, मनरेगा जैसे स्कीम्स पर प्रेशर पड़ने लगा, इसलिए गवर्नमेंट को मनरेगा की स्कीम पर एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए। इस पर्टिकुलर नोशन को खारिज किया हमें कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे ने। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में, जबकि फर्स्ट वेव के कारण इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, इस ड्यूरेशन में जो भी एम्प्लॉयमेंट डिमांड रही या जॉब डिमांड रही वो प्री पैंडमिक के लेवल से कम थी, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में इससे ज़्यादा डिमांड थी मनरेगा में, जॉब डिमांड थी मनरेगा में। वाइल इन कंट्रास्ट द डिमांड फॉर मनरेगा एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन हायर फॉर माइग्रेंट रेसिपिएंट स्टेट्स Punjab, Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu for the month in financial year 21 over 2020. तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि अगर हम वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार जैसे जो माइग्रेंट सोर्स स्टेट्स को देखें, जहाँ से बेसिकली लेबर माइग्रेट करता है टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पर, वहाँ पर जो जॉब डिमांड्स थी वो पहले फाइनेंशियल ईयर से कम थी, प्री पैंडेमिक से कम थी। इसके अलावा अगर स्टेट वाइज भी सेग्रीगेशन देखा जाए तो जो माइग्रेंट रेसिपिएंट स्टेट्स हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ बोला था कि जहाँ पर जाकर के लेबर काम करता है, बेसिकली जो ऐसे स्टेट्स जो कि माइग्रेंट रेसिपिएंट स्टेट्स हैं, जहाँ पर माइग्रेंट जाते हैं, माइग्रेंट लेबर जाकर काम करते हैं, ऐसे स्टेट्स में मनरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट डिमांड थी, जॉब डिमांड्स थी, वो हायर रही। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि अगर पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु से लेबर माइग्रेट करके अपने वापस नेटिव स्टेट्स पर, अपने नेटिव प्लेसेस पर वापस गए हैं, देन वाई द डिमांड इन पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु has increased, why job demands into these migrant recipient states has increased. So there are still other states that do not neatly fit into this categorization. तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी गई थी मनरेगा एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेंट लेबर्स के मूवमेंट पर, दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप डू नॉट फिट कंसाइजली एंड वी कैन नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइन दैट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप एक्चुअली एग्जिस्ट, एंड डेफिनेटली दिस एरिया रिक्वायर द फर्दर रिसर्च एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियरली बोल दिया कि जो रिवर्स माइग्रेशन और मनरेगा पर जो जॉब डिमांड बढ़ी है, दैट इज actually unrelated as per the recent data. And this is the bank credit to firm sector from March 2018 to November 21, and that we can see is fluctuating, but with this fluctuation it actually increasing year by year. Apart from it, this is the rural wage growth for general agriculture laborer male in financial year 21 to 22 versus 2020 and 2019. And this is the share of GVA of agriculture and allied activity into total gross value addition at a current price. और ऐसे हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा है वो रेजिलियंट रहा है थ्रू आउट द पैंडेमिक ईयर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 9 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, बैंक्स येट टू सी सम कोविड इम्पैक्ट। तो ये जो न्यूज़ सेक्शन है बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का, ये रिलेटेड है बैंक की न्यूज़ से। यहाँ पर दो न्यूज़ को मैंने कंबाइन किया है, डिस्कस कर लेते हैं हर एक न्यूज़ को सेपरेटली। As per the economic survey, the banking system has weathered the economic shock of the pandemic rather, but well, yes, some stress could be offing, and given the rise in restructured standard advance ratio as per the economic survey of India. तो अगर सीधी सीधी और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का ये कहना है कि यस, बैंक्स ने, अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करी जाए तो बैंक्स ने पैंडमिक से रिलेटेड जो इकोनॉमिक शॉक है उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया, अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किया, बट यस, देयर आर स्टिल सम स्ट्रेस दैट इज येट टू कम, and banks are actually yet to see some other impact of COVID-19 pandemic. हालांकि इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है दैट इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज वेल कैपिटलाइज्ड, दे हैव सफिशिएंट कैपिटल टू ओवरकम एनी दीज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक शॉक्स. अपार्ट फ्रॉम इट, दे हैव द ओवरहंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स.
that is declining or seems to be declining, structurally declining over the period of time. But this restructuring is actually delaying some impact of COVID-19. और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे का जो ये कंक्लूजन है, जो ये फाइंडिंग है, दैट इज aligned or that is in line with the RBI's assessment. RBI की जो assessment report आई थी, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी, इफ़ यू रिमेंबर, जो दिसंबर 2021 में पब्लिश हुई थी, जहाँ पर RBI ने भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट किया था कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी असेट्स क्वालिटी इम्प्रूव हुई है. Banks are well capitalized, but yes, there are certain stress, there are certain loans that needs to be seen carefully. क्योंकि अभी जो भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है बैंक्स की बुक में, या जो भी एनपीए दिख रहा है कि बैंक के जो एनपीए बढ़ रहे हैं वो रीस्ट्रक्चर्ड किए जा रहे हैं, और रीस्ट्रक्चर करने के बाद जो बुक है वो अच्छी दिख रही है, बट दैट ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्पेंशन बाय रेगुलेटर. जो रेगुलेटर की न्यू पॉलिसीज़ हैं, आरबीआई की कह सकते हैं, गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज़ है, उनकी वजह से फ़िलहाल बैंक्स को सपोर्ट मिल रहा है. लेकिन ये सपोर्ट कब तक सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करेगा या गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, स्टिल इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. तो अभी जो एक्चुअल इम्पैक्ट पैंडेमिक का बैंकिंग सिस्टम पर पड़ेगा वो अभी देखना बाकी है, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. और यही सिंपल नोशन इकोनॉमिक सर्वे ने भी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बोला है. और इस पर एक स्पेशल कमेंट्री दी है जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र है. उनका ये कहना है कि जिस तरह से बैंक्स का जो ग्रॉस एनपीए, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए जिस तरह से लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा बिकॉज ऑफ द सपोर्ट बाय द स्पेशल सपोर्ट बाय द regulator, this needs to be continue. Banks should continue to decrease or decline their NPA, and banks should try to increase their capital adequacy ratio. This is important. Why? Because even if there is some later lagged impact of the pandemic, they should be well capitalized. It means इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भी एंटिसिपेट कर रहा है कि जैसे जैसे रेगुलेटर्स जो स्कीम्स, कई सारे जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स चल रही हैं, जो सपोर्ट स्कीम चल रही हैं, जैसे जैसे इन स्कीम्स की लास्ट डेट ख़त्म होगी या इन स्कीम्स को गवर्नमेंट या रेगुलेटर वापस लेंगे, वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर में पैंडेमिक का रियल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. सो बिफोर इट बैंक शुड बी वेल कैपिटलाइज. दे शुड ट्राई टू रिड्यूस देयर ग्रॉस एनपीए एज वेल एज द नेट एनपीए इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब एनी अपकमिंग शॉक, जो कि अभी फिलहाल के लिए ओवर ड्यू है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. एंड दिस इज द एनपीए डेटा एंड की बैंकिंग सेक्टर्स रेशियो, जीएनपीए, CRAR, ROE, तो हम देख सकते हैं मार्च 2019 से लेकर के सितंबर 2021 तक का डेटा है. हालांकि 2019 के कंपैरिजन में सितंबर 2021 में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इनटू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंकिंग सेक्टर, जो कि जहां पर अगर हम देखें तो ये ROE और ROA ये निगेटिव था मार्च 2019 में, जो कि सितंबर तक आते आते ये पॉजिटिव हो चुका है. तो यस, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इनटू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री. But yes, this is because of the support by the government or the regulator, and bank needs to do certain fiscal consolidation, fiscal discipline in order to absorb the upcoming shocks that are overdue as per the economic survey of India. Apart from it, there is one news that is related to bank deposit insurance. Only 51% of bank deposits are insured as per the economic survey of India 2022. So even after increasing the deposit insurance टू 5 लाख, जो कि पहले 1 लाख था, तो 1 लाख से इंक्रीज करके 5 लाख तक कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट को इंक्रीज करके. लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक केवल 51% जो डिपॉजिट्स हैं दैट आर फुली प्रोटेक्टेड, दैट आर फुली इंश्योर्ड
as per the Economic Survey of India, though this is the still high in comparison to the international benchmark, but yes, it needs to be increased. तो इकोनॉमिक सर्वे ने जो डेटा प्रेजेंट किया उसके अकॉर्डिंग 76.2 ट्रिलियन रुपीस का जो डिपॉजिट है बैंक्स में एट द एंड ऑफ मार्च 2021, वो केवल इंश्योर्ड यानी 51% डिपॉजिट्स बैंकिंग सिस्टम का इंश्योर्ड है आउट ऑफ 149.7 ट्रिलियन टोटल डिपॉजिट, एंड दैट नीड्स टू बी इंक्रीज. अगर 100 में केवल 51%, 51 डिपॉजिट्स ही इंश्योर हैं तो इट मीन्स 49%, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इट्स स्टिल अनइंश्योर्ड. बट हालांकि अगर हम इंटरनेशनल बेंचमार्क को देखें जो कि 20 to 30% है, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है या जो इंटरनेशनल एवरेज है, ग्लोबल एवरेज है 20 to 30% है, उसके कंपैरिजन में इंडिया का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा है. बट फिर भी अगर नंबर्स को हम ना देखते हैं, अगर बेंचमार्क को ना देखें, तो एक लार्ज अमाउंट का जो इंश्योरेंस है बैंकिंग इंडस्ट्रीज के पास वो अभी भी अनइंश्योर्ड है. व्हेन डिपॉजिट इंश्योरेंस वाज ओनली 1 लाख, अराउंड 30% ऑफ द डिपॉजिट वाज कवर्ड. अब चूंकि बढ़ के 5 लाख हो गया है तो ये 51% तक पहुंच गया, बट स्टिल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स आर अनकवर्ड, अनइंश्योर्ड एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. At 6.6, GDP contracted less than projected in financial year 21. So India's economic growth in financial year 21 and 22 may dip to 8.8% from 9.2% estimated earlier as per the statistical office. So this data is given by the नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस एनएसओ. और एनएसओ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22 की जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस थे कि 9.2% तक इंडिया की ग्रोथ हो सकती है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हो सकती है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, ये 8.8% तक फॉल कर सकती है एज पर द statistical office due to the debilitating effect on economy in financial year 21 than what was estimated earlier. तो पैंडेमिक की वजह से फाइनेंशियल ईयर 21 में जो भी नुकसान होता है उसका इम्पैक्ट 22 के जीडीपी नंबर्स पर देखने को मिलेगा. द फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 that has been released by NSO. NSO stands for National Statistical Office, shows that GDP contracted 6.6% against 7.3% dip in earlier estimates. अब जो पहला 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन एंटिसिपेट किया गया था उसको रिवाइज करके 6.6% के कॉन्ट्रैक्शन का एस्टिमेट्स दे रहा है एनएसओ. और अगर फाइनेंशियल ईयर 21 में कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ तो डेफिनेटली जो ये 8.8 और 9.2 का नंबर्स दिया है ये भी रिवाइज होगा. इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 22 में डिप टू 8.8% फ्रॉम 9.2% एज एस्टिमेटेड अर्लियर. और अगर ऐसा होता है तो दिस विल क्रिएट अ लेस फेवरेबल बेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, दस डेफिनेटली ड्रैगिंग डाउन द जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि बेस ईयर जो है वो क्या होगा, रिवाइज होगा. 21 में अगर हम कॉन्ट्रैक्शन एंटिसिपेट कर रहे थे पहले 7.3, बाद में वो आ रहा है कि नहीं 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, 6.6% का कॉन्ट्रैक्शन था. तो डेफिनेटली दिस विल बी द बेस ईयर रिवीजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 जीडीपी फोरकास्ट. तो जो जीडीपी फोरकास्ट है वो भी रिवाइज होगी. तो अगर जो 9% का जीडीपी फोरकास्ट एंटिसिपेट किया जा रहा था वो रिड्यूस होकर के 8% तक का आ जाएगा बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट. कम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ भी कम हो जाएगी फॉर नेक्स्ट ईयर. एंड दिस इज द मंथ वाइज डेटा फॉर इंडिया जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में क्या क्या जीडीपी की ग्रोथ रही, कितना कितना कॉन्ट्रैक्शन रहा. Apart from it, these are the estimates that are given by NSO, earlier estimates, and these are the revised. Dark blue line indicates the earlier estimates, and new sky blue bar indicates the revised estimates. तो कॉन्ट्रैक्शन का अगर एस्टिमेट्स रिवाइज हो रहा है तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर की जो
जीडीपी है वो भी रिवाइज करेगी बिकॉज ऑफ द चेंज इन बेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जीएसटी मॉप अप टॉप्स ₹1.3 ट्रिलियन मार्क्स फॉर फोर्थ मंथ इन जनवरी। सो जीएसटी कलेक्शन जनवरी में 1.38 लाख करोड़ का पॉइंट क्रॉस कर चुका है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल की जनवरी के कंपैरिजन में 15% ज़्यादा है। तो टोटल जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल्स अप टू January 30 is approximately 1.05 crore. That includes the 36 lakhs quarterly return as per the recent data given by finance ministry, जिसकी वजह से जो जीएसटी कलेक्शन, टोटल जीएसटी कलेक्शन है वो 1.03 लाख करोड़ का मार्क जो है वो क्रॉस करने जा रहा है। तो डेफिनेटली जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि जो रिवेन्यू कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो इंक्रीज कर रहा है, टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स दोनों बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फिस्कल स्पेस है। अगर पैसा है तो खर्चा करिए, इकोनॉमी को रिवाइव करिए। द रिवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ January 22 आर 15% हायर देन द जीएसटी रेवेन्यू इन द सेम मंथ्स लास्ट ईयर एंड 25% हायर देन द जीएसटी रेवेन्यू फ्रॉम प्री पैंडेमिक ईयर। तो प्री पैंडेमिक ईयर से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है जीएसटी कलेक्शन 25%। जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा, ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट अब ज़्यादा खर्च करेगी एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रेजिलिएंट एक्सटर्नल सेक्टर टू कुशन taper impact. So India's external sector is resilient enough to face unwinding of global liquidity with the likelihood of faster normalization of monetary policy by central banks. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है दैट इज़ रेजिलिएंट, इतना रेजिलिएंट है जो किसी भी तरह के इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ईजली कुशन कर सकता है, ईजली एब्जॉर्ब कर सकता है। सिंस जून 2020 यूएस फेड हैड ब्रॉट द $80 billion worth of treasury security and $40 billion worth of mortgage backed security each month. जिस तरह से यूएस फेडरल लास्ट वीक से कुछ डिसीजंस ले रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया की मार्केट में, इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। Indian market is being more volatile because of this particular decisions of US Federal Reserve. But yes, economic survey has noted that India's external sector indicators are strong enough and much improved compared to what they were during the global financial crisis or taper tantrum of financial year 2013। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेक्स रिजर्व है और जो इम्पोर्ट कवरेज है वो उस टाइम के ड्यूरेशन से 2013 से बढ़कर जस्ट डबल हो गया है। सो इंडिया हैज़ सफिशिएंट कुशन फॉरेन एक्सचेंज एंड इम्पोर्ट कवर as of now. So the combination of high foreign exchange reserves, sustained foreign direct investment and rising export earnings will provide the good buffer against any liquidity shortage or tapering or monetary policy normalization by US Federal Reserve or any other central bank of the world. And this is the external vulnerability indicators for India: external debt, foreign exchange reserve, debt to GDP ratio, short term debt to total debt, reserves cover of import, and नेट IIP और GDP रेशियोज। तो ऑल दिस डेटा इंडिकेट्स कि इंडिया के पास अभी फ़िलहाल के लिए सफिशेंट कवरेज है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ग्लोबल लिक्विडिटी की जो वोलाटाइल सिचुएशन है उससे ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट US फेडरल का या अदर किसी सेंट्रल बैंक का इंडिया की लिक्विडिटी पर या इंडिया की एक्सटर्नल मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अब मैक्रो इंडिकेटर वैक्सीनेशन क्रिटिकल फॉर ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस पर्टिकुलर नोशन को एक्सेप्ट किया है कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन की स्पीड और कवरेज इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक ओपनिंग को इंश्योर करने के लिए. सो वैक्सीनेशन शुड बी ट्रीटेड एज अ macroeconomic indicator since it is just not the health response but it is critical for opening of the economy, particularly for contact intensive services or touch services sector. बाय द टाइम इंडिया के 75% एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वैक्सीनेशन के कवरेज, टोटल वैक्सीनेशन के कवरेज में आ चुकी है. लेकिन इसके बावजूद भी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल टू लुक एट द प्रोग्रेस इन वैक्सीनेशन एज दिस इज नॉट जस्ट अ हेल्थ रिस्पॉन्स बट ऑल्सो अ बफर अगेंस्ट द इकोनॉमिक डिसरप्शन दैट इज कॉज्ड बाय रिपीटेड वेव्स ऑफ पैंडेमिक. और अगर फ्यूचर में ऐसी कोई और वेव आती है तो इंडिया शुड बी रेडी टू take care of all these sort of waves so that economic disruption can be minimized. तो इंडिया अगर ये चाहता है कि इकोनॉमी पूरी तरीके से ओपन हो और जो एडिशनल वेव्स आ रही है उनका इम्पैक्ट मिनिमम पड़े इकोनॉमी पर, तो इंडिया शुड बी वैक्सीनेशन रेडी. और अगर वैक्सीनेशन कवरेज देखा जाए, डोज देखा, तो फर्स्ट डोज 99% हेल्थ केयर वर्कर्स आर फुली कवर्ड बाय फर्स्ट डोज एंड 100% फ्रंटलाइन वर्कर्स, 87% aged between 18 to 44 years are having the first dose और 75% का कवरेज जो है वो फुल वैक्सीनेशन कवरेज है. तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है for upcoming growth as well as for upcoming pandemic disruption that may be caused by any additional variant of coronavirus पैंडेमिक. और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, इससे पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स में, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सभी ने इंडिया के लिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बोला था और कहा था कि अगर इंडिया चाहता है कि पूरी तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी हो, इकोनॉमिक रिकवरी स्पीड और फास्ट मैनर में हो, तो इंडिया शुड कीप कंसिडरेशन टूवर्ड्स द वैक्सीनेशन ड्राइव. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सर्विसेज सेक्टर टू ग्रो 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 22. सो सर्विस सेक्टर जो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, 60% GDP जो है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सर्विस सेक्टर. उसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो फाइनेंशियल ईयर 22 में 8.2% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकता है, स्पेशली इन कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेगमेंट्स. बट येस, द स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन पॉजेज अ रिस्क टू रिकवरी. तो जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव या टच इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनकी रिकवरी के लिए ओमिक्रॉन अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है. अदरवाइज सर्विस सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ जो है वो 8.2% एक्सपेक्ट करी जा रही है एंड दिस इज आफ्टर 8.4% कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रीवियस ईयर इनटू द सर्विस सेक्टर. तो जो ये 8.2% का ग्रोथ प्रोजेक्शन किया जा रहा है सर्विस सेक्टर के लिए, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी. ट्रेड स्टार्ट हो चुका है, होटल्स, लेजर, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो चुका है. तो जितने भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, टच इंटेंसिव नेचर के सेक्टर्स हैं वो अब धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिलैक्स हो रहे हैं. बट ओमिक्रॉन जो है वो अभी भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बना हुआ है, स्पेशली फॉर दीज कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर. क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी ओपन भी कर देती है, रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट भी कर देती है, बट बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ इशू पीपल विल not likely to go outside for trade, for leisure, for transportation, for any sort of tourism. Maybe because of their health issue they will not able to go for tourism and leisure like activities. So still Omicron is emerging as one of the biggest risk for touch incentive sector. The sector was worst hit during the pandemic and its share in the country's GVA went from 55% जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 55% कंट्रीब्यूशन था, जो रिड्यूस होते होते फाइनेंशियल ईयर 22 तक 53% रह गया बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन. तो 55% से सीधे गिर के 53% तक कंट्रीब्यूशन आ गया सर्विस सेक्टर का. और लास्ट ईयर 8.4% का कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिला था इनटू टच इंटेंसिव सेक्टर्स जस्ट लाइक ट्रेड, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटीज, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रंट ऑफ पैंडेमिक. बट दिस ईयर
economic survey is anticipating 8.2% of growth in service sector. But yes, Omicron variant still poses a risk. तो अगर ये वेरिएंट easily टैकल हो जाता है, in that case in India service sector may see a good growth rate. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.